नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम डिबेट का। कांग्रेस ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में ये कानून बचाने के लिए कई तर्क दिए गए हैं। इनमें से एक तर्क ये भी है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए ये कानून जरूरी है। कांग्रेस ने अपनी याचिका में कहा कि इस मामले में हस्तक्षेप करे वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के संवैधानिक और असामाजिक महत्व पर जोर देना चाहती है, क्योंकि उसे आशंका है कि इसमें कोई भी बदलाव भारत के सांप्रदायिक सद्भाव और धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को खतरे में डाल सकता है, जिससे राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को खतरा पहुंच सकता है। बता दें कि इस मामले में पहले से भी कई याचिकाएं दाखिल हैं, जिसमें अब कांग्रेस की भी दाखिल हो गई है, जिसपे अब सुनवाई 17 फरवरी को करेगा। जब कांग्रेस पार्टी और जनता दल लोकसभा में बहुमत में थे, तब ये कानून बनाया गया था ताकि देश की धर्मनिरपेक्षता और अखंडता कायम रहे। बता दें कि साल 1991 में केंद्र सरकार की कांग्रेस सरकार ये कानून लाई थी। इसके तहत भारत की आजादी यानी कि 15 अगस्त 1947 के वक्त जो धार्मिक स्थल जिस रूप में था या है वो उसी रूप में रहेगा, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकेगा। हालांकि अयोध्या मामले को इस कानून से बाहर रखा गया था, क्योंकि इस मामले के बाद ही इस कानून को लाया गया था। लेकिन अब एक बार फिर कांग्रेस ने इस एक्ट को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बता दें कि ये कानून धर्मनिरपेक्षता के लिए जरूरी है। ये कांग्रेस ने अपनी याचिका में लिखा है कि एक्ट में बदलाव से सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ेगा, एक्ट हटा तो धर्मनिरपेक्ष ताना बाना बिगड़ेगा। ये कांग्रेस का कहना है। बदलाव हुआ तो देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरा होगा। 1991 में चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में था ये जो एक्ट लाया गया है। ये कानून धर्मनिरपेक्षता के लिए बेहद जरूरी है, ये कहना कांग्रेस का है। साथ ही एक्ट में बदलाव से सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ेगा। कांग्रेस ने ये भी कहा है, इसके तहत उसका कहा कि एक्ट हटा तो धर्मनिरपेक्ष ताना बाना भी बिगड़ेगा। बदलाव हुआ तो देश की संप्रभुता अखंडता को खतरा होगा। ये अपनी याचिका में लिखा है कांग्रेस ने। बता दें कि 1991 के दौरान अपने घोषणा पत्र में चुनाव को लेकर कांग्रेस ने ये एक्ट बताया था। सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 के कुछ प्रमुख प्रावधानों को चुनौती दिया गया है। इस पर लगातार सुनवाई की जा रही है। बता दें ये मामला कब उछला, जब संभल में एक मस्जिद में मंदिर होने की बात की गई थी और उस वक्त हिंसा का दौर हो गया था। इसके बाद देखते देखते प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जुड़ी कई याचिकाओं का महत्व भी बढ़ गया। अब इन सबके बीच कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर कर इसे और भी फोकस में ला दिया। कांग्रेस ने अपनी अर्जी में एक्ट का बचाव किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह कानून भारत में धर्मनिरपेक्षता के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इस कानून के प्रावधान के अनुसार 15 अगस्त 1947 को देश भर में जो भी धार्मिक स्थल जिस रूप में था वो उसी स्थिति में रहेगा। ऐसे धार्मिक स्थलों की स्थिति में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। इस कानून के प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। खासकर एक्ट की धारा 3 और 4 को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर कई याचिकाएं भी दायर की गई हैं। कानून का विरोध करने वालों का कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के प्रावधान कई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, खासकर समानता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इससे बाधित होता है। बता दें कि कांग्रेस की ओर से सीनियर लीडर केशव वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर करते हुए इस एक्ट को पुरजोर बचाव किया। उन्होंने कहा कि 17 जनवरी को, बता दें कि 17 फरवरी को इस पे अहम सुनवाई भी होनी है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस नेता की ओर से यह अर्जी दाखिल की गई थी। वेणुगोपाल ने अपनी अर्जी में कहा कि यह कानून भारत में धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए जरूरी है। यह कानून धार्मिक स्थलों की 15 अगस्त 1947 वाली स्थिति को बरकरार रखता है, उसमें किसी भी तरह के बदलाव को प्रतिबंधित करता है। बता दें कि जब से
कांग्रेस की तरफ से ये याचिका दायर की गई है, तब से एक अलग तरह की सियासत इस वक्त दिल्ली में हो रही है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर 2024 को एक बड़ा आदेश दिया था। शीर्ष अदालत ने देश भर के सभी अदालतों को धार्मिक स्थलों से जुड़ी याचिकाओं और अर्जियों पर सुनवाई करने से रोक दिया था। यह रोक अंतरिम थी। बता दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 3 किसी भी धार्मिक स्थल की स्थिति के बदलाव को प्रतिबंधित करती है। धारा 4 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि 15 अगस्त 1947 को जो भी धार्मिक स्थल जिस भी हालात में था, उसमें परिवर्तन को लेकर किसी भी तरह की याचिका दायर नहीं की जा सकती है। बता दें कि ये साफ तौर पर कहना है कि ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई भी नहीं की जा सकती है। इन्हें अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसमें कांग्रेस ने अब हस्तक्षेप अर्जी दाखिल की है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ भाजपा के नेता विकास पांडे, सपा से चंचल यादव, कांग्रेस से मोहित दीक्षित और हिंदू महासभा के अध्यक्ष नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का प्राइम डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। पहले हम मोहित जी से जानना चाहेंगे। मोहित जी, कांग्रेस की तरफ से जो याचिका दायर की गई है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए, ऐसा क्यों? आखिर इसकी वजह से देश की संप्रभुता को किस तरीके से खतरा हो सकता है, जो हवाला दिया गया है इस याचिका में? मोहित जी। देखिए, नमस्कार आपको और मेरे साथी को, पैनलिस्टों को और आपके दर्शकों को जी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसको लेकर के हमारे नेता केसी वेणुगोपाल जी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं जी। तो ये हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को लेकर के जिसको लग रहा है कहीं कोई फैक्टफुल या चीजें होती हैं, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ये हिंदुस्तान का संविधान उसको इजाजत देता है। उसी के अंतर्गत हमारे नेता केशव वेणुगोपाल जी इसको लेकर आज गए हैं, जैसा आपको पता है, जैसा आपने चर्चा का विषय भी रखा है जी। निसंदेह कांग्रेस पार्टी के अलावा देश की अन्य सभी पार्टियां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को कहीं ना कहीं समर्थन देती हैं, स्वीकार करती हैं। लगातार ये अपने अस्तित्व में आने के बाद से लगातार चल रहा है और लगातार कहीं ना कहीं ये लाभ पहुंचाता है हमारे हिंदुस्तान की परिकल्पना को, जो सद्भावना की परिकल्पना है, सहिष्णुता की परिकल्पना है, आपसी भाईचारे की जो परिकल्पना है, जो वर्तमान में 1947 के बाद से स्थापित करने का उद्देश्य रहा हमारे सारे नेताओं का, चाहे वो किसी भी पार्टी के रहे हो, सबका उद्देश्य रहता है देश में शांति, अमन, चैन बनी रहे। ठीक है। तो उसको लेकर सबने जब से अस्तित्व में आया है ये नियम, तब से इसका पालन किया है, अनुपालन किया। मैं आज भी सोचता हूँ कि चाहे जो पार्टी आज दल कोई भी दल हो देश में, सब इसको स्वीकार करते हैं सहर्ष। ठीक है। पिछले कुछ दिनों से विमर्श चल पड़ा था जो कहीं ना कहीं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कमियां ढूंढने लगा था। तो जो वो भी स्वतंत्र है इस संविधान में, वो भी जा करके कुछ भी अगर उनको कोई आपत्ति लगती है जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। तो उनको लेकर ही जब उनके फैक्ट के अगेंस्ट में तर्क वितर्क जो भी हमारे नेता को लगा हो, उसको ले जाकर के वो तथ्य रखते हैं और कहीं ना कहीं जो उनका फैक्ट है, जो उनका मानना है कि ये सद्भावना के लिए बहुत जरूरी है, ये देश की जो सहिष्णुता है उसके लिए जरूरी है, धर्मनिरपेक्षता है उसके लिए जरूरी है, ये मैं मानता हूँ न केवल कांग्रेस को, ये सारे दल जो देश के होंगे इसको स्वीकार करेंगे। तो अगर ऐसी कोई अर्जी ले करके सुप्रीम कोर्ट में गया है तो सार्थ इसको स्वीकार करना चाहिए और कहीं ना कहीं इसको अप्रिशिएट करना चाहिए सभी लोगों को जो इसको मानते हैं। ठीक है मोहित जी, हम चंचल यादव से जानना चाहेंगे। चंचल जी, सुना आपने मोहित जी ने कहा कि इसका सभी पार्टियों को समर्थन करना चाहिए। सपा का क्या कहना है? क्या इस एक्ट को लेकर जो याचिका दायर की गई है कांग्रेस की तरफ से, ये कहां तक सही है? चंचल जी। देखिए, सबसे पहली बात तो भारत एक ऐसा देश है जो गंगा जमुनी तहजीब और सबको साथ लेके चलने, हमारा संविधान भी कहता है जी कि सर्वधर्म संभाव की बात करता है। लेकिन आज के समय में बीजेपी तो पहली बार ऐसा नहीं कर रही है।
मैं आपको बताऊं 1989 में जब मंडल कमीशन की सिफारिश लागू हो रही थी, पूरे देश में इन भाजपाइयों ने दंगा कराया। क्यों? क्योंकि मंडल कमीशन की सिफारिश ना मतलब पूरी लागू नहीं हो, लोगों को आरक्षण ना मिले, पिछड़ों के साथ जो है ये लगातार अन्याय करते रहे हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, कमंडल यात्रा निकाली, अब पूरे देश में दंगे कराए। उसके बाद जब इन्होंने फिर मंदिर मंदिर इनका एजेंडा देखिए, इनका केवल बीजेपी का एजेंडा हमेशा से बांटने का रहा है, और ये अंग्रेजों के अधूरे सपनों को बीजेपी और आरएसएस के लोग पूरा करने का काम लगातार लगे हुए हैं। ये वही लोग हैं जिनका कोई आजादी में योगदान नहीं है, ये वही लोग हैं जो ये बात मानते हैं कि 2014 के बाद आजादी मिली है, ये वही लोग हैं जो ये बात मानते हैं कि जब मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ उसके बाद सच्ची आजादी देश को मिली। ये वही लोग हैं जो संविधान विरोधी हैं, ये वही लोग हैं जो पिछड़ा विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं। अब आपको बताता हूं, जब 2024 का चुनाव आया और पीडीए की रणनीति पे हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जनता के बीच में गए और पूरा उत्तर प्रदेश की जनता ने भरपूर समर्थन दिया, उसके बाद इन भाजपाइयों के पेट पे मरोड़ पड़ने लगा। तो फिर से ये जो है नए की बात हो रही है, क्या सपा कांग्रेस के समर्थन में है? अब मेरी पूरी बात तो आ जाने दो मैडम, मैं आ रहा हूं, वहीं पे आ रहा हूं। ठीक है। फिर उसके बाद जो बीजेपी के लोगों ने फिर देखा कि अब जो है पीडीए चल गया, तो पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ठेले खुमचे रेवड़ी पटरियों के दुकानदारों को इन्होंने क्या कहा, तुम लिखो कौन से जाति के हो, कहार हो, कोहार हो, बढ़ई हो, ठठेर हो, धोबी हो, केवट हो, कुर्मी हो, मल्ला हो। इन भाजपाइयों ने जातियों में लड़ाई लड़ाने का काम किया। फिर उसके बाद इनका पेट नहीं भरा, अब ये मंदिरों मस्जिदों के नीचे मंदिर खोद रहे हैं और ये पूरे देश को खोदना चाहते हैं, क्योंकि इनका एजेंडा ये है अंग्रेजों के सपनों को पूरा करना है। ये अंग्रेजों की जासूसी करने वाले लोग रहे हैं। इनका अगर इतिहास पढ़ा जाए भाजपाइयों का तो आपको ये चीज मिलेगी। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज अगर आप देखो ये कभी भी जो है कभी शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, कभी बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, कभी स्वास्थ्य व्यवस्था पे बात नहीं करेंगे। इसी देश ने, इसी उत्तर प्रदेश में गंगा में लाशें बह रही थी जब कोरोना आया था, लेकिन इस सरकार ने कुछ भी सीखने का काम नहीं किया। और जो आप वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हो, निश्चित तौर से ये पूरे देश में सद्भावना बनी रहे। और आप तो ये जिनको मानते हैं, आदरणीय जो है क्या नाम है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा कि वो लोग जो है हिंदुत्व के नाम पे गंदी राजनीति करते हैं, जो लोग हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। ये गलत है, ये गलत परिपाटी है, वो अपनी हिंदुत्व छवि चपकाने के लिए कर रहे हैं। ये बात तो आरएसएस प्रमुख जी ने भी कहा, लेकिन इन भाजपाइयों को भी समझ में नहीं आई बात। अब क्योंकि कारण क्या है कि एक छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, तो ये कहानी है। तो यहाँ एक दूसरे को जो है बड़ा दिखाना कैसे में हिंदुत्व में, ठीक है। तो संजय जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सपा को पूरा सपोर्ट है, ठीक है, मतलब कांग्रेस को सपोर्ट है सपा का कि जो याचिका दायर की गई है वो सही है, ठीक है। हम विकास पांडे जी से जानना चाहेंगे। मैडम पूरी बात नहीं, मैडम 10 सेकंड पूरा आपने कहा सपोर्ट अपने साथ जोड़ दिया। सुनिए मेरी बात तो जल्दी है। 1991 में बाकायदा एक्ट बना था, वर्शिप एक्ट था कि भाई जो है ये बाकी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात का भी जिक्र किया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी जिक्र किया, अगर इस तरीके से हम हर बिल्डिंग के नीचे अगर मंदिर ढूंढेंगे तो क्या हाल होगा। मैं आपको बताऊं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिस निवास है वहां पे भी लोग चर्चा करते हैं कि उसके नीचे जो है शिवलिंग है, तो आप बताओ क्या उसको खोदा जाए? इनसे पूछिए भाजपाइयों से, इनसे पूछिए कि आप बताओ चाइना का शिक्षा का बजट हमारे टोटल आम बजट से 2.5 लाख करोड़ एक्स्ट्रा है। ठीक है चंचल जी, लेकिन ये जो याचिका दायर की गई है वो दिल्ली चुनाव से पहले ही दायर की गई है। क्या ये जो कांग्रेस की तरफ से याचिका दायर की गई है, ऐसा नहीं लगता है कि ये किसी एक विशेष समुदाय के वोट बैंक को पाने के लिए किया गया है? चलिए ठीक है, हम आपके पास फिर से आएंगे। हम भाजपा के नेता से जानना चाहेंगे। विकास जी, आपने सुनी दोनों की बातें, दोनों पार्टियों के प्रवक्ता की बातें, सपा प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता। उनका कहना है कि ये भाजपा की एक चाल है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि अगर इस एक्ट को लेके याचिका दायर की गई है, इससे देश की संप्रभुता को कहां पे चोट पहुंचती है? बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। अर्चना जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय निकल करके आया आज ये जी, क्योंकि आपको भी मालूम है दिल्ली चुनाव चल रहा है। ठीक है। 17 फरवरी को ऑलरेडी वर्शिप एक्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी और इत्तेफाक देखिए, आप याचिका
10 फरवरी को भी डाल सकते थे, आप याचिका 11 फरवरी को भी डाल सकते थे, आप याचिका 12 फरवरी को भी डाल सकते थे। चूंकि 17 फरवरी को सुनवाई होनी है, इसलिए उससे पहले तो कुछ होना नहीं है जी। लेकिन इत्तेफाक कांग्रेस पार्टी का यह है कि दिल्ली चुनाव से पहले उन्हें याचिका डालनी थी। चूंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, वहां पर 10 विधानसभा सीटें ऐसी हैं अर्चना जी जहां पर मुस्लिम आबादी निर्णायक है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये कांग्रेस पार्टी की सोची समझी साजिश है। ठीक है। डीएमके, एआईएमआईएम, आरजेडी, सीपीआई के बाद 5वीं पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जो वर्शिप एक्ट को बचाने के लिए, हिंदुओं की आत्मा पर कुठाराघात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंची। ठीक है। आखिर ये इत्तेफाक नहीं हो सकता अर्चना जी कि आप वर्शिप एक्ट के फेवर में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, आप राम मंदिर को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं जी। आप साहबानों केस में एक पार्टी बनते हैं और संविधान संशोधन करते हैं। आप दुनिया भर का प्रोपेगेंडा करते हैं, आप संविधान में संशोधन करके सांप्रदायिक जैसे सेकुलर जैसे शब्दों का ऐड करते हैं, आप वक्फ बोर्ड का गठन करते हैं, और ये वही कांग्रेस पार्टी है जो हिंदू रिफ्यूजियों को नागरिकता देने से मना कर देती। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता अर्चना जी। ये बार बार जब कांग्रेस पार्टी को मौका मिला तो उसने अपनी राजनीति के लिए हिंदुओं को हाशिए पर कर दिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये समझना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को अर्चना जी। तो ये हमेशा जो याचिका दायर की है उसको भाजपा किस नजरिए से देख रही है? हमने पहले ही कहा आपसे कि ये विशुद्ध रूप से कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने वाली याचिका है। ये कोई पहला मामला हमने तो बताया आपको कि 1954 में आप वक्फ बोर्ड एक्ट लेकर के आते हैं, 2013 में उसी वक्फ बोर्ड में संशोधन करके उनकी शक्तियों को असीमित कर देते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी की सोची समझी साजिश है। दूसरी चीज, समाज, अर्चना जी मैं चाहूंगा 30 सेकंड और लूंगा। ठीक है विकास जी बोलिए। 1989 का जिक्र किया समाजवादी पार्टी के साथी ने और कहा बीजेपी ने दंगे करवाए। चलिए मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए, अभी पीडीए की बहुत बात कर रहे थे, मुजफ्फरनगर के दंगे किसने करवाए थे? ठीक है विकास जी अभी वर्शिप एक्ट पे बात करते हैं। हमारे साथ अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं नितिन जी, हम उनसे जानना चाहेंगे। नितिन जी, आपने तीनों लोगों की बातें सुनी, कांग्रेस ने याचिका दायर की है, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि इस एक्ट में जरूरी है हस्तक्षेप करना क्योंकि ये देश की संप्रभुता और एकता को इससे खतरा है। आपका क्या कहना है? क्योंकि उनका कहना है कि हर मस्जिद के नीचे थोड़ी ना मंदिर ढूंढा जाएगा। क्या कहना है आपका? अर्चना जी देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी जहां जहां खुदाई की गई वहां शिवलिंग मिले या प्रभु के जो भी पश्चिम में है वो मिले। ठीक है। तो ये तो आपने भी देखा होगा कि जहां खुदाई की वहां प्रभु मिले। ऐसी कोई जगह नहीं जहां खुदाई की गई और प्रभु ना मिले हों। दूसरी बात रही याचिका की बात, तो कांग्रेस पार्टी ने एक याचिका इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में डाली थी कि राम काल्पनिक है। इन्हीं कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं कपिल सिब्बल जी, उन्होंने भी याचिका डाली थी। तो याचिकाएं तो बहुत डालते हैं। तीसरी बात, जो वर्शिप एक्ट है वो 1991 में लाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? जब 1947 हुआ था उसके बाद ही ले आते हैं। जब आपको उसके बाद कोई बदलाव करना ही नहीं था तो 47 के बाद 91 तक इंतजार क्यों किया? भाई सरकार तो आपकी थी, जब चाहे तब ले आते आप। 91 में जब राम मंदिर का मुद्दा एकदम चरम पे था तब आपको लगा कि अब तो और मस्जिदें टूटेंगी जहां नीचे मंदिर है, तब आपको ये लाने की जरूरत पड़ी है। तो ये खुद अपने आप में ये दर्शाता है कि आपकी मानसिकता किस तरह की है, आप किस तरह के कार्य करना चाहते थे, किस एक वर्ग को खुश करने का कार्य करना चाहते थे। ये तो आप स्वयं समझ रही हैं क्या दर्शाता है इसको। देखिए, हमारा कहना ये है कि जहां मस्जिद है वहां मस्जिद ही रहेगी, लेकिन जहां मंदिर है उसका निर्माण करके अगर मस्जिद को बनाया गया है तो ये तो कुरान भी कहता है ना कि किसी दूसरे की जगह पे आप मस्जिद बना के इबादत नहीं कर सकते। तो हमारी ना मानिए, आप कुरान की तो मानेंगे ना। अभी आपने देखिए वर्तमान समय में, आप देखिए मैं आपको उदाहरण दूं, जो बांग्लादेश में जिस तरह से इस्कॉन मंदिर आप तोड़ा गया अब मंदिर वहां इस्कॉन मंदिर तोड़ दिया गया, अब क्या होगा? वहां पे किसी मस्जिद का निर्माण हो जाएगा।
फिर कुछ सालों बाद वहां कोई ऐसी सरकार फिर कभी आएगी जो हिंदूवादी होगी, तो फिर हिंदू लोग जागेंगे, वो कहेंगे भाई नहीं वहां नीचे मंदिर था, तो आप कहोगे भाई मस्जिद को तोड़े, नीचे तो मंदिर था ही नहीं, जब खुदाई होगी तो पता चलेगा मंदिर है। तो हम आपसे कोई मस्जिद थोड़ी ना मांग रहे हैं, हम तो अपना मंदिर मांग रहे हैं। आपको 91 का एक्ट लाने की जरूरत पड़ी क्यों, और उस एक्ट की जरूरत है क्या इस देश में? जो देश हिंदू का है वहां पे इस तरह का एक्ट का होना ही अपने आप में हास्यास्पद चीज है। भाई हम तो अपने मंदिर ढूंढ रहे हैं, आप काशी के प्रांगण में मस्जिद बना के बैठ जाएं, प्रभु शिव से ज्यादा कोई पुराना कोई हो तो मुझे बता दे। यहाँ पे सभी हिंदूवादी बैठे, इसमें जितने भी हमारे भाई बैठे सभी हिंदू हैं। क्या वो ये मानते हैं कि प्रभु भोलेनाथ से पहले भी कोई आया था? जिसने दुनिया की रचना की उससे पहले भी कोई आया था? तो उनके लेकिन वही कांग्रेस के नेता का कहना है कि जो ये एक्ट है इसका समर्थन सभी पार्टियों को करना चाहिए, तो खुले तौर पर मांग कर रहे हैं। अभी देखिए आपने स्वयं ही इसका जवाब दे दिया था कि दिल्ली चुनाव से पहले आपको याचिका डालनी है, तो ये तो चुनावी मुद्दा है ना, बाकी आपको हिंदू धर्म से वैसे भी कोई मतलब नहीं जब आप श्री राम को ही नहीं मानते। नितिन जी आपकी इस बात पे चंचल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी चंचल जी बताइए। चंचल जी देखिए, सबसे बड़ी बात है, नितिन जी बहुत ही समझदार व्यक्ति है, बहुत अच्छे इंसान है, मैं जानता हूं जी। मैं आपको छोटी सी एक कहानी बताता हूं, मेरे क्षेत्र की बात है। नगर पंचायत महाराजगंज आजमगढ़ जिले में एक बेचारे हमारे यहाँ के बहुत ही अच्छे जायसवाल जी थे, और एक जो है सोखा आता है, उनसे कहता है कि भैया आपके घर में आंगन में जो है आपकी अष्ट धातु की मूर्ति है जो करोड़ों रुपए की है, आप अगर उसको खुदाई करा लेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो वो बेचारे क्या, उन्होंने कहा लेकिन एक शर्त कोई जानने ना पाए। उसको उन्होंने खुदाई करवाया, और उनके क्या हुआ कि झाका माका बना करके उसी अपने काला काला कुर्ता काली लुंगी पहना हुआ था, और एक मूर्ति उसी में डाल दिया, मिट्टी लगी हुई बकायदा। और उसने कहा कि इस मूर्ति को बाहर निकालने के बाद जो है इसको 7 दिन तक दीपक जलाए रखना। मैं बता रहा हूं, सुनिएगा, दीपक जलाए रखना, 7 दिन बाद ये जो है अष्ट धातु ले आके बेचोगे तो 50 लाख रुपए करोड़ रुपए की मिलेगी। चंचल जी आप जो बात कर रहे हैं वो तो अंधविश्वास की बात है, आप जो कहानी बता रहे हैं वो तो अंधविश्वास की। अरे मैडम सुन तो लीजिए, पूरी 10 सेकंड खत्म हुई बात, सुनिए। उसके बाद बेचारे उसने ऐसे किया, अब वो तो मूर्ति थी मिट्टी की, चीनी मिट्टी की मूर्ति थी। जब वो सोनार के पास लेके गया तो कहा तुम ठग दिए गए। यही काम आज बीजेपी पूरे देश में कर रही है। आज भी बेचारे वो अपना घर आंगन खुदवा करके आज भी बेचारे वो घूम रहे हैं, और उनसे पैसे भी ले लिए, और वो खुदाई में जो मूर्ति निकाली और जो बेचारे उस चक्कर में गए। सोचिए बीजेपी के लोगों का ये चेहरा है। ये इनसे पूछो कि बांटने का काम क्यों करते हो। आज बताओ 7 लाख बच्चे प्राइमरी मतलब स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, छोड़ दिए, ड्रॉप कर दिए, इसकी चिंता इनको नहीं है। आप बताओ बेरोजगारी का आलम यह है मैडम कि केवल 3.5 लाख नौकरियां रेलवे में भाजपा वाले खा गए, अकेले रेलवे में। और आपको बता दें बेरोजगार आज दर दर भटक रहा है जी। इनसे अगर पूछा जाए कि आपने, मैं लखनऊ में बैठा हूं, ऐसा कोई दिन नहीं है मैडम, मैं इलाज कराता हूं लोहिया पीजीआई में लोगों का, ऐसा कोई दिन नहीं है जो सैकड़ों लोग बेड ना मिलने की वजह से मर रहे हैं मैडम। और मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, आपके ऑफिस के जस्ट 100 मीटर की दूरी पे लोहिया अस्पताल है, आप चले जाओ, अभी कम से कम 50 पेशेंट बाहर बैठे हैं जिनको बेड नहीं मिल रहा है। इन भाजपाइयों को शर्म भी नहीं आती है? क्या बात करोगे आप? सरकार का काम है मंदिर मस्जिद ढूंढना, सरकार का काम है जो है जनता के प्रमुख मुद्दों पे बात करना, उनकी समस्याओं को दूर करना। इनसे सुनिए मैडम, ढूंढने की बात कर रहे हैं वो भाजपा की तरफ से, भाजपा की इनसे पूछिए मैडम, बता रहा हूं, इनसे पूछ लीजिए कि केवल एक काम कोई लखनऊ के अंदर बता दे जिसका मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया हो, जिसका उद्घाटन किया है। बात हो रही है चंचल जी, वर्शिप एक्ट की बात हो रही है, आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं विकास जी। ठीक है विकास जी, उसी की बात मैं भी कर रहा हूँ। देखिए मुझे खोदने से कुछ नहीं होने वाला है। इनसे पूछिए एक कोई काम बता दें, एक काम बता दें। अरे कामों पे भी बात होगा। मैं काम पे बता रहा हूं मैडम, एक अखिलेश यादव का काम क्या था? काम बता दें यादव का काम जिसका था कि कब्रिस्तान की बाउंड्री शिलान्यास वाल किया हो, बनाना। अखिलेश यादव का काम था कि चलती हुई संजय जी हम आप लोग के पास आएंगे, हम मोहित जी के पास जाना चाहेंगे। मोहित जी, आखिर क्यों दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले ये याचिका दायर की गई? उससे पहले भी डाल सकते थे, बाद में डाल सकते थे, चुनाव से पहले क्यों? क्या ये एक विशेष समुदाय के वोट बैंक के लिए किया गया है? क्योंकि ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। ठीक है,
नितिन जी बताइए, क्योंकि साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि ये तो पूरा आरोप भाजपा पे लगाया जा रहा है, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्यों इस देश में, हिंदुस्तान में मंदिर अगर मिल रहे हैं तो क्यों दूसरी पार्टियों को इतनी ज्यादा नाराजगी आ रही है, वो भी हिंदुस्तान में? देखिए अर्चना जी, मैं यही बात आपसे बताना चाहता था कि देखिए, आप किसी एक वर्ग के लिए अगर राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें होता यह कि आप उसी वर्ग को तो खुश करेंगे। अभी कांग्रेस का जो हाल आप विगत 10 वर्षों से देख रही हैं, उसमें क्या हो रहा है, कांग्रेस को कहीं भी कोई सीट नहीं मिल रही। यूपी, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, कोई सीट नहीं पा रहे। तो इनको ये बात समझ में आ गई कि हिंदू को लुभाने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि हिंदू इनको वोट कर नहीं रहा है। तो इन्होंने कहा एक वर्ग विशेष को ही कम से कम लुभाने का कार्य किया जाए। तो उसके लिए इन्होंने ऐसे कार्य करने शुरू कर दिए जो उस वर्ग विशेष के लिए अच्छे हों। तो उनके लिए उन्होंने कहा कि भाई हर जगह मंदिर ढूंढने जा रहे हैं, तो इन्होंने एक नया मुद्दा ले आए। अच्छा, अब आप बताइए कि अब हमारे जो क्या कहते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो खुद पंडित हैं। अब आप बताइए, उन्हीं के क्या कहते हैं एक इतने बड़े नेता राम, भगवान राम को काल्पनिक कहते हैं, क्या इस बात का समर्थन मोहित दीक्षित जी उनको करते होंगे? जिस भगवान की आप पूजा करते हो, और कमाल की आपको बात बताऊं, जिस सुप्रीम कोर्ट में राम को काल्पनिक मानने की याचिका डाली गई, वही सुप्रीम कोर्ट दशहरा और दिवाली की छुट्टी बनाता है। अगर राम काल्पनिक थे तो दशहरा दिवाली किस बात की? ठीक है, बताइए मोहित जी क्या कहना है, क्योंकि कांग्रेस ने तो भगवान राम पर ही काल्पनिक होने का ये आरोप लगाया था। उसके बाद अब इस एक्ट को लेकर भी सियासत की जा रही है, वो भी चुनाव से कुछ दिन पहले ही। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, पहली बात, आवाज आ रही है आपको? जी। भारतीय जनता पार्टी को यह भी नहीं स्पष्ट है कि 1991 के बाद से लगातार ये वर्शिप एक्ट यहाँ हिंदुस्तान में लागू है। ठीक है। इनकी सरकारें आई, 10 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, कई बार अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकारें चलाई, उन्होंने लगातार इस वर्शिप एक्ट को लागू रखा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ समर्थन देना चाहिए, अगर इस देश में कोई नियम कानून चल रहा है, कोई एक्ट चल रहा है, इसका मतलब उनका समर्थन है इस चीज को, तभी इसके देश में लागू है और चल रहा है अभी भी नरेंद्र मोदी के 10 साल की सरकार। ठीक है मोहित जी, लेकिन जो आदेश आ रहे हैं, चाहे मंदिर बनाने के हैं या खुदाई के, वो तो कोर्ट के आदेशों के बाद ही, और कोर्ट आदेश तब दे रही है जब वो बकायदा सर्वे करवा रही है। ऐसा तो है नहीं कि कोर्ट ने कहा कि ठीक है जाइए आप खुदाई कर लीजिए। कोर्ट भी पहले सर्वे करवा रही है, सर्वे करवाने के बाद ही। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि जहां एक तरफ चुनाव में 13% मुस्लिम आबादी है, तो क्या एक एम फैक्टर को खुश करने के लिए ये याचिका दायर की गई है कांग्रेस की तरफ से? क्योंकि वक्फ बोर्ड के लिए, जब मुस्लिमों के लिए तो वक्फ बोर्ड बकायदा लाया जा रहा है कि वो अपनी जमीन ढूंढे और उस पर अपना कब्जा जमाए, लेकिन वही हिंदुओं के लिए इस एक्ट को लेकर आप लोग याचिका दायर कर रहे हैं कि नहीं, जैसी है वैसी ही रहनी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, एक पक्ष के लिए दोनों पक्षों में इतना मतभेद क्यों? मणिपुर में तो हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है ना, वहाँ मुसलमान की लड़ाई नहीं है ना। चंचल जी, वर्शिप एक्ट की बात हो रही है। चंचल जी, इस वक्त वर्शिप एक्ट जो दायर की गई है याचिका, उसकी बात हो रही है। किस पार्टी ने काम किया, किस जिले में लड़ाई हो रही है, इसकी बात नहीं हो रही है। हम चाहेंगे इसका जवाब मोहित जी दे। ठीक है, हम चाहेंगे इसका जवाब मोहित जी दे। जी मोहित जी बताइए, क्यों याचिका इस वक्त दायर की गई? बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा प्रश्न आया कि इस समय जब ये बातें चल रही हैं, चुनाव, देखिए चुनाव में एम फैक्टर, ये सब आप लोगों के लिए मिर्च मसाले के विषय हो सकते हैं, आते तो आप ही लोग की तरफ से है। अब सुन लीजिए, अब मैं या तो आप टोकेंगे तो सुनती रहिए, फिर बात। ठीक है, बताइए। मैं सुन रहा हूँ, मैं फोन पे हूँ एक तो पहली बात तो, इसलिए सुन लीजिए क्लिप है। मैंने आपकी बात सुनी, आपका प्रश्न पूरा सुना जी। देखिए, चुनाव, एम फैक्टर, ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी के लिए या जो हमारे अपोनेंट्स है उनके लिए हो सकती है, मैं स्वीकार करता हूँ, वो बोलते रहे। लेकिन आज जो देश का ताना बाना टूट रहा है जी, जिसको लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट, आप जिन कार्रवाइयों की बात कर रही हैं जी, उनके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कार्रवाई की है कि अब ऐसे कोई भी निचली अदालतें ऐसे आदेश पारित नहीं करेंगी। अगर उस ताने बाने को टूटते हुए हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने देखा है, हिंदुस्तान के विपक्ष देख रहे हैं, वर्तमान सत्ता के जो अनुसांगिक शरण है, जो मातृ शरण है, जिसको मोहन भागवत जी रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं देख रहे हैं। और ये कब हो रहा है? जब देश की सत्ता पे बैठा हुआ दल एक तरफ तो 1991 का जो एक्ट है उसको अपना स्वीकार करता है, दूसरी तरफ अपने जो भ्रम फैलाओ संगठन है
जो अपने गुंडे दल है उनके माध्यम से देश का जब ताना बाना तोड़ने का समय जब बढ़ा देती है, जब समय को बिल्कुल प्रतिकूल कर लेती है, तो कहीं ना कहीं देश में न चुनाव को दरकिनार करते हुए किसी को न किसी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, जो देश के ताने बाने से प्यार करता है, जो देश की एकता अखंडता से प्यार करता है, जो देश के भाईचारे से प्यार करता है। इसमें आप लोग चुनाव या भारतीय जनता पार्टी वाले चुनाव का एंगल देखें, उनको देखना चाहिए कि उनकी सरकार में 1991 का एक्ट लागू होने के बावजूद भी उनके जो भ्रम फैलाव दल हैं और गुंडे दल हैं इस तरीके के काम कैसे कर ले पा रहे हैं। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को सोचने का समय है। वो दो मुही बातें न दो मुही काम करके जलेबी की तरह बातों को इधर उधर घुमाने की कोशिश न करें, स्पष्ट बात बताएं देश को, ताकि देश एकता अखंडता और विकास के रास्ते पर चल सके, जिस रास्ते पर ये ले नहीं जा पा रहे हैं। उसको अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ही इस तरीके के जो अपने दल है, उनके संगठन है, ठीक है मोहित जी, आपकी बात का जवाब लेना चाहेंगे विकास जी से। विकास जी बताइए, मोहित जी की बात का क्या जवाब है आपके पास? अर्चना जी, मुझे समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कहना क्या चाहते हैं। मुझे ये बता दीजिए आप इत्मीनान से सोच करके कि वक्फ बोर्ड का गठन जब कांग्रेस पार्टी करती है 1954 में, तो वो क्या किस अखंडता का हवाला देकर के करती है, जरा मुझे बता दीजिए। ठीक है मोहित जी, आपकी बात का जवाब दे रहे विकास जी। अर्चना जी एक मिनट मेरा कंप्लीट हो जाने दीजिए, मेरा निवेदन है आपसे, मेरे सारे बोर्ड की चर्चा नहीं हो रही है अभी, तो आप बोल रही थी कि आप कहाँ मेरी पूरी बात आ जाने दीजिए, मेरा निवेदन है आपसे। 1991 के एक्ट को नरेंद्र मोदी, अरे भाई मोहित जी विकास जी को जवाब ले दीजिए। मोहित जी विकास जी को जवाब दे दीजिए। बात को ठीक है विकास जी, ठीक है। उसके बाद ये वही कांग्रेस पार्टी है, जरा पूछिए इनसे कि साहबानों के केस में फैसला दे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट करके ये कौन सा धार्मिक सौहार्द बनाने की कोशिश कर रहे थे, जरा पूछिए इनसे। उसके बाद जब इनका पेट वही नहीं बढ़ता है तो ये जाकर के 1991 में वर्षिप एक्ट लेकर के आते हैं और विशुद्ध रूप से हिंदू धार्मिक स्थानों पर हिंदुओं पर कुठाराघात करने का काम करते हैं। अरे भाई, आप ये भी तो एक तरफ देख सकते हैं कि 2020 के बाद से लगभग 18 धार्मिक स्थानों पर खुदाई कराई गई, सर्वे कराया गया और 18 के 18 स्थानों पर मंदिर होने के प्रमाण मिले। ये कोई छोटी बात नहीं है। और वर्षिप एक्ट क्या कहता है? हम उसकी प्रकृति नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हम ये तो जान सकते हैं कि उसकी वास्तविक प्रकृति थी क्या ये जानने का अधिकार किसी हिंदू को है या नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने वो भी खत्म कर दिया क्या? कांग्रेस पार्टी भगवान श्री राम को काल्पनिक कहने के लिए चली जाएगी, भगवान श्री राम का मंदिर रुकवाने के लिए चली जाएगी कोर्ट, लेकिन कभी मंदिर बनवाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पहल की क्या नहीं की। ये कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र है, जिसे मुझे लगता है समझने की जरूरत है। दूसरी चीज अर्चना जी, हम मथुरा पे बात करें, हम संभल की बात करें, हम काशी पे कोर्ट जाएं तो हिंदू कम्युनल हो जाता है, हिंदू सांप्रदायिक हो जाता है। आपके भ्रम फैलाव ये अरे सर मोहित जी डरिए मत भाई, डरिए मत। ठीक है मोहित जी, विकास जी अपनी बात पूरी कर ले, फिर आपके पास आते हैं और आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जब बात आती है सनातन की सुरक्षा की तो आप एक कोने में खड़े नजर आते हैं। जैसे ही बात आपके वोट बैंक की आती है तो आप आंधी तूफान की तरह एक्टिव हो जाते हैं, आंधी तूफान की तरह। भाई हो जा रही है प्रियंका गांधी, किस हैसियत से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं? जब उनके मन में खोट है तो कुंभ जाने से कुछ लाभ नहीं होगा उन्हें। ठीक है, हम चंचल जी से पूछना चाहेंगे। चंचल जी बताइए, एक तरफ जहां कांग्रेस सीधे तौर पर भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल उठाती है, राम मंदिर बनने के लिए कभी किसी तरीके से बात नहीं आई, लेकिन अब एक्ट को लेकर ये राजनीति हो रही है, वो भी साफ तौर पे दिख रहा है कि चुनाव से पहले क्यों आया ये। क्या कहना है जी, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए मैंने कहा कि बीजेपी का काम केवल हमेशा से बांटने का रहा है। जब ये देखे पीडीए की ताकत मजबूत हो रही है तो ये हिंदू मुसलमान करने लगे। मैं एक बात ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ भाजपा के प्रवक्ता से, और हमारे हिंदू संघ के बैठे हैं मठाधीश भी, सुनिए, वो मुझे एक बात बता दो, अभी पूरन जोशी नाम का व्यक्ति दादरी में 180 टन गौ मांस का उसका जो है कोल्ड स्टोर में उससे घर बरामद होती है, और कौन लोग इसकी जो तहकीकात करते हैं, कौन लोग पकड़वाते हैं? विश्व हिंदू बजरंग दल के लोगों ने। और बजरंग दल के लोगों ने कहा कि इस सरकार में हमारी हत्या हो सकती है क्योंकि हमने पूरन जोशी को पकड़वाया है। अब जरा बताओ भाजपा के हमारे क्रांतिकारी साथी प्रवक्ता महोदय, ये बताओ उसी दादरी में 1 किलो मांस फ्रिज में रखे जाने पे तुम्हारी सरकार में उस व्यक्ति की हत्या हो जाती है 1 लाख की। वहीं पे पूरन जोशी 180 टन
मैडम 180 टन जो है गाय का मांस उसमें मिलता है, किसमें? कोल्ड स्टोर में। लेकिन इन भाजपाइयों को शर्म भी नहीं है। दूसरा एक बताता हूं एग्जांपल, सुनिए। ये स्लॉटर हाउसेस और बीफ एक्सपोर्ट कंपनियों से चंदा खाने वाली पार्टी है। ये वो लोग हैं जिनका चेहरा मुंह में राम बगल में छुरी। ये वो लोग हैं जो केवल और केवल जो है बांटने की राजनीति करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ मणिपुर क्या बोलना चाहते हो? मणिपुर क्या बोलना चाहते हो? मणिपुर तो जल रहा है ना, पिछले 1 साल से ज्यादा समय से जल रहा है। अभी 7 विधायकों को जनता ने घेर लिया था, मुख्यमंत्री आवास को घेर लिया था। और सुनिए, इतना ही नहीं, आज देखो आज हालत क्या बना के रख दिया है। आज वर्शिप एक्ट की इसलिए बात चर्चा हो रही है। आदरणीय आरएसएस प्रमुख साहब ने भी कहा, उन्होंने भी कहा कि भाई आप हर जगह केवल खुदाई में लग जाओगे, ये ठीक भी नहीं है। आप मंदिर बन गया है और देश के विकास की बात करो। अब हिंदुत्व के ऊपर इस तरीके से राजनीति चमकाने के लिए कुछ लोग करते, उन्होंने बताया ये। तो अब सवाल ये है हमारे प्रवक्ता साथी से कि ये बताएं कौन राजनीति चमका रहा है। उनका इशारा पूरी तरीके से योगी जी के ऊपर था, लेकिन बीजेपी के लोगों को तब भी शर्म नहीं आएगी। मैं पूछता हूं, बताओ पूरन जोशी के खिलाफ क्या कार्रवाई की आपने? बताइए। लेकिन आप कार्रवाई नहीं कर पाओगे क्योंकि चंदा खाने वाली पार्टी है। दूसरी बात, जब आपने कहा कि जहां सुनिए मैडम, पूरी बात आ जाने दो, जहां आपने खुदाई करी वहां शिवलिंग मिल गए। तो मैं तो कहना चाहता हूं कि आप मुख्यमंत्री आवास को क्यों नहीं खोद रहे हो? वहां पर भी लोगों की मंशा है, क्योंकि लोग जान रहे हैं कि वहां पे भी शिवलिंग हो सकता है। तो सपा क्यों नहीं याचिका दायर करिए? चंचल जी, सपा याचिका दायर करे ना कि मुख्यमंत्री आवास के नीचे शिवलिंग है और वहां खुदाई की जाए। ये याचिका दायर करिए आप लोग वहां के लिए भी। हम कह रहे हैं नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। कांग्रेस याचिका दायर कर सकती है, सपा याचिका दायर कर सकती है। अरे मैडम, याचिका दायर कर रहे हैं। विकास के राजनीति पे चलने वाले लोग हैं, हम लोग 149 खुदाई करने वाले लोग नहीं है। हम लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। मैंने पूछा अभी एक सवाल, नितिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बात हो जाए अभी उतना समय आपने बोलने के लिए दिया, उतना समय मुझे भी बोलने के लिए, क्योंकि मुझे विश्व हिंदू परिषद के जो हमारे साथी बैठे उनका जवाब देना है, बीजेपी जवाब देना है, वरिष्ठ पत्रकार जवाब देना है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे साथी बैठे प्रवक्ता, मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और कई बार कर चुका हूं, कोई भाजपा का प्रवक्ता जवाब नहीं दे पाता है। ये बता दे साथी जो बैठे हुए कोई काम लखनऊ के अंदर, अरे मैडम पूरी बात आने दो, इनको शांत करा लीजिए। मुझे पता है ये जवाब नहीं दे पाएंगे। सुनिए, एक कोई काम है बीजेपी के साथी बता दे जिसका मुख्यमंत्री ने अपने 8 साल के कार्यकाल में शिलान्यास किया है, जिसका उद्घाटन किया है। ये नहीं बता पाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि अमौसी से लेकर मुंसिपल तक मेट्रो बनी, एक पिलर बाबा आगे नहीं बढ़ा पाए। एशिया का सबसे बड़ा जनस्तर मिश्रा पार्क बना, एशिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बना, एशिया का सबसे बड़ा हाईटेक पुलिस मुख्यालय बना। आपने देखो डायल 100 की बिल्डिंग बनी, अमूल का प्लांट बना, पराग का प्लांट बना, शानियावत बना, ट्रिपल आईटी बनी। उसके बगल में आगे बढ़ोगे तो आपको प्लासियो से लेकर के आप आगे बढ़ोगे, अवश्य ग्राम से लेकर के, और आप आगे बढ़ोगे और जो है आपका गोमती रिवर फ्रंट से लेकर के, और आप आगे बढ़ोगे लोक भवन से लेकर के, इतने बड़े बड़े काम, ऐसे 50 काम, मैडम सुनिए ना, ऐसे 50 काम मेरे जुबान पे हैं। लेकिन एक काम अगर ये भाजपा ही बता दे, हमारे साथी भाजपा के प्रवक्ता साथी, कि हमने मुख्यमंत्री जी ने इस काम का शिलान्यास किया था। सुनिए ना सर, ठीक है, बताइए। भाजपा कुछ नहीं करती है, फिर भी हर वक्त सवालों के घेरे में रहती है। केवल हिंदुत्व के नाम पे जनता उखाड़ कर फेंकने की कसम खा चुकी है। अरे भैया आप सुन लो, डरो मत भाई, मैं और बता दे रहा हूँ आपने क्या किया। हम चाहेंगे आप चंचल जी की बात का जवाब थोड़ा जल्दी दे। जी बताइए। मैं चंचल जी की बात में 2 बातें और जोड़े देता हूँ। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलाई, वो भी अपने अचीवमेंट में जोड़ दे। ये वही समाजवादी पार्टी है मुजफ्फरनगर में दंगे हुए और हजारों दलित पलायन कर गए। ये वही समाजवादी पार्टी, ये भी अपने नतीजे में शामिल है। ये वही समाजवादी पार्टी है जो जानकारी करके बैठो, उन्हीं के बेटे को आप टिकट देते हो, आपको पता होना चाहिए। माननीय नेताजी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा था। चंचल जी के बीच में मैं नहीं बोला था। विकास जी को जवाब तो देने दीजिए। विकास जी, अरे मैडम झूठ बोल रहे हैं, गोली चलवाने वाला और सपा के लोग डर हम नितिन जी से जानना चाहेंगे। नितिन जी, सुना आपने बातें कि क्या कहा सपा प्रवक्ता ने और भाजपा की तरफ से क्या जवाब आया, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे जब अजमेर शरीफ में आई थी कि वहां पे मंदिर है, तब वो मामला शांत कर दिया गया था, कहा गया था कि नहीं, उस समय ये बात निकल के आई थी कि नहीं, हर जगह जो सदियों से है मस्जिदें, वहां पे सवाल नहीं उठाना है। लेकिन
जब राम मंदिर की बात होती है, कृष्ण मंदिर की बात होती है, काशी की बात होती है, और अब जब संभल का मुद्दा आया है तो फिर क्यों इतना ज्यादा मुद्दा बनाया जा रहा है कि हर जगह खुदाई थोड़ी ना की जा रही है, वो तो सर्वे के बाद की जा रही है। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए अर्चना जी, बात यही है, अभी देखिए उन्होंने अभी जो हमारे भाजपा के नितिन जी से जवाब लेने के बाद हम मोहित जी के पास जाना चाहेंगे। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि 18 जगह खुदाई हुई तो 18 जगह मंदिर मिले ना जी, तो आप ये तो मानेंगे ना कि मंदिर हैं। और देखिए जब ये मंदिर तोड़े गए थे, इतिहास तो सबने पढ़ा है कि किन मुगल शासकों ने क्रूरतापूर्वक ये मंदिर सब तोड़े गए। तो जब तोड़े गए, इतिहास ने बताया, इतिहास में लिखा है ये बात कि कैसे बाबर ने सभी हमारे जो मंदिरों को तोड़ के हमारे, और ये देखिए तोड़ने का एक और कारण है, जिस समय बाबर या हुमायूं आए थे उस समय जमीनों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनको हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचानी थी। इस उद्देश्य से जानबूझ के जो हम लोग हिंदुओं के जो सबसे बड़े तीर्थ कहा जाते हैं, काशी, मथुरा, अयोध्या, वहां पे मस्जिद का निर्माण करना। हमें तो लगता है इतिहास सबको एक ही पढ़ाया गया होगा। वही तो बात है, आप इसमें भी देखिए इतिहास क्या पढ़ाया गया। 70 साल से हमको पढ़ाया क्या गया, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, बहादुर शाह जफर, सब पढ़ाया गया, लेकिन शिवाजी का इतिहास नहीं पढ़ाया गया, महाराणा प्रताप का इतिहास नहीं पढ़ाया गया। आखिर 70 साल से कांग्रेस ने पढ़ाया क्या हमको? यही तो पढ़ाया। और बाकी बैठे हमारे सपा के प्रवक्ता, तो इनको भी याद होगा कि इन्हीं के जो महासचिव थे स्वयं प्रसाद मौर्य, उन्होंने रामचरितमानस की प्रतियां तक जलाई थी। आप यहाँ बैठ के हिंदुओं का किस तरह आप लोग गुणगान करते हो? आप लोग को तो वृश्चिक एक्ट अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका काम ही एक वर्ग को खुश करने का है। कैराना में हिंदू पलायन आपने कराया, मुजफ्फरनगर के दंगे आपने कराए, 114 हिंदू मुस्लिम दंगे आपके नाम पे लिखे हुए हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप खुद पढ़िए। तो आप लोगों का काम क्या है, एक वर्ग विशेष को टारगेट करना। सुनिए, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला था, अब मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। नितिन जी की बात पूरी हो है ना? तो आप देखिए, हो यही रहा है कि इंडिया गठबंधन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सारी पार्टियों को दरकिनार करके जो हमारे देश की जनता ने, उसने भाजपा को चुना। मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं आता, ना मेरा भाजपा से कोई लेना देना है, लेकिन जो जनता कहती है वही तो सामान्य है। तो जनता कह रही है आपने इतने अच्छे काम गिनाए, जब आपने इतने अच्छे काम किए तो जनता ने आपको वोट क्यों नहीं दिया? सवाल तो ये उठता है ना भाई, आप इतने अच्छे काम कर रहे थे तो फिर जनता ने वोट आपको क्यों नहीं दिया? आखिर भाजपा ने कुछ नहीं किया, भाजपा ने एक भी कोई चीज नहीं बनाई, दोबारा फिर योगी जी को क्यों चुना गया? आखिर जनता ने भी तो कुछ सोचा होगा तभी तो वोट दिया। तो यहाँ विषय ये नहीं, विषय ये है कि वर्शिप एक्ट को हटाने के लिए याचिका क्यों डाली गई। तो उसका सही जवाब ये है कि चूंकि ये सारी पार्टियां सिर्फ एक वर्ग विशेष को खुश करने का कार्य आज से नहीं, शुरू से करती आ रही हैं, और ये सारी पार्टियां हिंदू विरोधी होती हैं। इसीलिए इनको जरूरत पड़ती है कि एक धर्म विशेष को खुश करने का काम करें, ताकि कम से कम उनका वोट तो हमको मिल जाए। नितिन जी, हम मोहित जी से चाहेंगे। मोहित जी बताइए, जो नितिन जी ने कहा, क्या ठीक है, चंचल जी आपके पास आएंगे, मोहित जी से जवाब लेंगे। मोहित जी, क्या कांग्रेस एक वर्ग विशेष का वोट पाने के लिए ही ये सारे दांव खेल रही है? क्योंकि सबको पता है कि 13% की आबादी, 13% मुस्लिम वोट आने हैं वहां से, और इसीलिए राहुल गांधी ने अपनी सबसे पहले जो चुनावी रैली की है वो भी मुस्लिम एरिया से ही की थी। मैं समझ गया आपकी बात। मैं नितिन जी की मासूमियत पे बिल्कुल फिदा हो गया हूँ जी। इतनी मासूमियत इनके अंदर है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया 1991 के वर्शिप एक्ट को अपने साथ रखते हुए जी। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल की कार्यकाल पूरा कर लिया, तीसरा भी बता रहे हैं, जैसे आ गए हैं वो बैसाखियों पर। उसके बाद भी 1991 एक्ट को वो चिंते से भी नहीं छू रहे हैं। लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे सहायक दल हैं, जो मतलब अपने को राजनीतिक ना बताते हुए भी सारा काम वो करने का प्रयास करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की छिपी हुई मंशा होती है उसमें सहायता करते हैं। एक भी बार प्रश्न ये भारतीय जनता पार्टी से नहीं पूछ पाते हैं कि अगर इनको 1991 का वर्शिप एक्ट पसंद नहीं है जी, तो नरेंद्र मोदी उसको लागू क्यों कराए बैठे हैं? अटल बिहारी उसको लागू सेकंड में मैं जवाब दे दूं अर्चना जी इनकी इस बात का। नहीं, विकास जी एक मिनट आते हैं आपके पास। सुन लीजिए, मासूमियत आपकी समझ गया, लेकिन इनको हिंदू पार्टी, मुस्लिम पार्टी ये तय करना बहुत आता है। इस देश की जनता ने ही 70 साल कांग्रेस को चुन करके देश और सरकार बनाने का निमंत्रण देती रही। आज आप 10 साल से बनने लगे तो आपको लगता है सारे हिंदू आपके साथ हो गए। ये भ्रम अपने अंदर से निकालिए। हिंदुओं में जो भ्रम फैलाने की लगातार प्रयास करते हैं उसमें आप
कुछ समय के लिए भले ही सफल हो जाए, लेकिन जब आप हिंदुओं के बच्चों को बेरोजगार रखते हैं, हिंदुओं को घरों को महंगाई की मार से मारते हैं, हिंदू किसानों को दिल्ली में घुसने नहीं देते, कीले कांटे लगा देते हैं, तो जब आपका हिंदू का ये छुपा हुआ चेहरा दिखने लगता है कि आप सत्ता की लालच में हिंदुओं के साथ कितना अन्याय कर रहे हैं, तब आप जैसे लोगों को फिर से भारतीय जनता पार्टी एक्टिव करती है। मोहित जी, तो कांग्रेस क्या कर रही है? मोहित जी, कांग्रेस क्या कर रही है? क्योंकि कांग्रेस भी जहां एक तरफ वो मुस्लिम समुदाय के लिए तो वक्फ बोर्ड लॉ ला रही है कि वो अपनी जमीनों पे अपना हक जमाए, लेकिन वही हिंदू अपने मंदिर पे हक नहीं जमा सकता है। कांग्रेस क्या कर रही है हिंदू के साथ? आप बड़ी अच्छी तरह जान लीजिए, 1991 का वर्शिप एक्ट पूरे हिंदुस्तान के एक एक नागरिक को मानना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्ट है। आप जो गैर जिम्मेदारी से बात बोल रही हैं कि केवल कांग्रेस ला रही है, उसको बचाना, अगर जब तक देश की संसद उसको लागू करे है, उसको बचाना हर एक भारतीय का धर्म है। तो ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है ना, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट देगा ही। सुनवाई 17 तारीख से शुरू हुई है। कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, तभी सुप्रीम कोर्ट ने आज केसी वेणुगोपाल जी की जो अपील है उसको एक्सेप्ट किया। कहीं ना कहीं चीजें गलत हो रही हैं, ये सुप्रीम कोर्ट नोटिस कर रहा है ना, तभी तो 17 तारीख दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तो राम को काल्पनिक मानने वाली याचिका भी दाखिल की थी। सुन लीजिए पूरी बात, ऐसा तो है नहीं केसी वेणुगोपाल जी कोई भी चीज लेकर के चलेगा और देश की सर्वोच्च न्यायालय ने उसको। अरे मोहित जी, मैं तो कह रहा हूँ कि राम को काल्पनिक मानने वाली याचिका भी सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल की थी। हुआ क्या? मोहित जी, नितिन जी तो वही कह रहे हैं कि इस देश में याचिका तो दायर कर सकते हैं। ठीक है, आपकी बात का जवाब लेना चाहेंगे चंचल जी? मेरी बात हलफनामे में अभी तक क्या बताया गया है? देखिए, नितिन जी ने कई सारे सवाल मुझसे किए थे, तो मुझे मोहित जवाब जी, देना है। ठीक है मोहित जी, संसद में आपके जितेंद्र उन्होंने बताया है, मध्य प्रदेश के जो जितेंद्र तोमर है, जरा जाना करिए, केवल भारतीय जनता पार्टी को सॉफ्ट कॉर्नर मत दे दिया करिए नितिन जी। ये भारतीय जनता देखिए, मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं आता, हम लोग विचारों को मानते हैं, जो हमारी विचारधारा पे चलेगा हम उसकी विचारधारा पे चलते हैं। मोहित जी, नितिन जी किसी पार्टी की तरफ से नहीं है, ये हम क्लियर कर देते हैं। भाई हम देखिए, हम तो विचारों का, जो हमारी विचारधारा का होगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। आप एक धर्म विशेष की विचारधारा से प्रभावित होते हैं। नितिन जी, मोहित जी को अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी मोहित जी, मासूम पार्टी की तरफ से है, एक पार्टी का एक मासूम प्रकोष्ठ है, उसकी तरफ से है। ठीक है, इनको केवल और केवल मतलब जो भाजपा की बात करे, जो सही बात करे, वो भाजपा का समर्थन कर रहा है। ठीक है, ठीक है, मतलब सही बात है उसको समर्थन भी अपना करें। पर्सनल लॉ वोट से हैं। देखिए मैं बताऊं आपको। ठीक है मोहित जी, चंचल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है जी जी, 10 साल से देखिए आरती जी, अभी हमारे नितिन भाई बड़े भाई हैं, चंचल जी, और मोहित जी बहुत अपनी अच्छी बात बातें कर रहे हैं। अरे बड़े भाई आप हैं चंचल जी। नहीं, मैं सुनिए तो बता रहा हूँ। मोहित जी, चंचल जी अपनी बात पूरी कर ले। मोहित जी, चंचल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी चंचल जी। देखिए, अभी नितिन जी ने कहा कि मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं आता हूं, हमारा कोई राजनीतिक सपोर्ट किसी से नहीं होता है, लेकिन मैं बड़ी ईमानदारी से चाहता हूं कि हमारे नितिन जी जो है बहुत ही मतलब लड़ाकू किस्म के मतलब संगठन से जुड़े हुए हैं, और इनको चाहिए कम से कम 50,000 गायें पर डे कट रही है उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में कुछ बोल दिए होते। 180 टन, मैंने नाम बताया पूरन जोशी जी का कि 180 टन जो है, जिस दादरी में 1 किलो, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको शाश्वत करता हूं कि हम इस पे जरूर संज्ञान लेंगे। आपने अगर ये सूचना दी है और अगर भाजपा के लोग हैं, मैं आपको बता दूं, अगर इसमें भाजपा के लोग शामिल है तो हम उनका भी विरोध करेंगे। मैं आपको ये भी कह दूं। मैं सोचिए, मॉब लिंचिंग में 1 लाख की हत्या होती है तुरंत 1 किलो मीट में शक के आधार पे, बाद में वो भी जो है जब उसकी जांच हुई तो पता लगा कि गाय का मांस नहीं था। दूसरी बात मैं जो कहना चाह रहा हूं, सुनिए, जो आपने कहा कि जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी के अस्तित्व पे सवाल करने की बात, मैं आपको बताऊं, आप ही बीजेपी के सरकार में कैबिनेट मंत्री है। मैडम सुनिए, पूरी बात बता दिए जवाब। कैबिनेट मंत्री है संजय निषाद जी, वो क्या कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी खीर खाने से कैसे पैदा हो सकते हैं, और आज वर्तमान में कैबिनेट में मंत्री बने बैठे हैं। दूसरी बात बताता हूं, हमारे आदरणीय दिनेश शर्मा जी राज्यसभा सांसद, उन्होंने कहा सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी बोला, आपको याद होगा। और ये बीजेपी के, और तो और छोड़ो, आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हनुमान जी को दलित तक कह डाला। और आपको बता दूं, तीसरी बात, अभी आदरणीय राजभर जी जो है हनुमान जी की जाति बताए फिर रहे हैं। अब सोचो, ये लोग मंत्री बने बैठे हैं और ये कह रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के उत्पत्ति पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो भी इतना बड़ा सवाल जो हमारे आराध्य देवता हैं। लेकिन भाजपा के लोगों को मुंह में राम बगल में छुरी, ये वो लोग हैं
जिनके मुंह में तो कुछ और होता है अब बगल में छुरी रखते हैं, तो ऐसा इनका नेचर है। मैं एग्जांपल के साथ बताया। चंचल जी ठीक है, आपने एग्जांपल बताया, अच्छा एग्जांपल था। प्रभु राम के उस पे होने पे सवाल तो सभी ने उठाया है, यही सपा ही है जब भाजपा को वहां से हार मिली। सुनिए चंचल जी, जब भाजपा को हार मिली है, अपने आप को करेक्ट करिए। सभी ने सवाल कौन उठाया? सभी ने। गलत बात है, आप गलत रिपोर्टिंग कर रही हैं मैडम। आप कह रहे सभी ने कौन सवाल उठाया? सहयोगी पार्टी की बात कर रहे हैं, आपके सहयोगी पार्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन जब वही भाजपा अयोध्या से हारी थी तो वही सबका कहना था कि भगवान राम नहीं चाहते थे कि भाजपा वहां से जीते। ठीक है, बीजेपी के लोग केवल आरएसएस और बीजेपी के फैक्ट्री से आपकी बात का जवाब हम विकास जी से लेना चाहेंगे। विकास जी, आपने सुनी मोहित जी की बातें, चंचल जी की बातें, बताइए, क्योंकि भाजपा में भी इनका कहना है कि वो लोग भी शामिल है जो इन्होंने भगवान राम पे सवाल उठाए थे। देखिए भाजपा में कोई ऐसा शामिल नहीं है। पहली चीज तो ये समझ लीजिए, बार बार हमारे ऊपर आप आरोप लगाते हैं। चंचल जी अब धैर्य से सुनिए, बाद में जवाब दे लीजिएगा, मैं बीच में नहीं बोला आपके, ठीक है। दूसरी चीज, आप एक चीज समझिए, बड़ी तेजी से जो अखिल भारत हिंदू महासभा के बैठे हैं नितिन जी, उनके ऊपर राजनीतिक होने या ना होने का तमाम तरीके के आरोप लगाए गए। मुझे तो इन सबके बीच एक चीज बड़ी अच्छी नजर आई, और मुझे लगता है कि चंचल जी भी समझेंगे और मोहित जी भी समझेंगे। राजनीति धर्म से बड़ी हो गई। कम से कम ये तो समझ लीजिए कि हम, आप, अर्चना जी, नितिन जी, चंचल जी, मोहित जी, सब एक ही धर्म से आते हैं, एक ही धर्म से आते हैं, और ये बात हो रही है वर्शिप एक्ट की। कम से कम इस पे तो अपने धर्म को आगे कर लेते अपनी राजनीतिक दल से, नहीं कर पाए, तो आप सब तो यही चूक गए। जब जहां जो मूल है धर्म का आगे वहीं से चूक गए। आप सर सुनिए, वर्शिप एक्ट लागू हुए 10-15 साल बीजेपी की सरकार रही। 1991 में आया, अटल जी प्रधानमंत्री रहे, मोदी जी भी प्रधानमंत्री रहे, लेकिन बीजेपी ने जो है वो इसे हटाया नहीं। बीजेपी को तकलीफ नहीं थी इससे, बीजेपी को तकलीफ थी और है। बीजेपी को तकलीफ ट्रिपल तलाक से भी थी, हमने हटाया ना, अटल जी ने नहीं हटाया, लेकिन मोदी जी ने हटाया ना। धारा 370 से भी हमें तकलीफ थी, लेकिन हटी ना। तो विश्वास रखिए, इस डिबेट में कह के जा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी हर उस बात के साथ खड़ी होगी जो इस देश को तोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने की थी, हर उस बात के खिलाफ खड़ी होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपकी याचिका एक्सेप्ट की है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसने आपके पक्ष में फैसला दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी उससे संबंधित याचिकाएं पेंडिंग पड़ी हुई हैं अर्चना जी, जिस पर 17 फरवरी को सुनवाई होनी है। कांग्रेस पार्टी की ये याचिका राजनीतिक ड्रामा और राजनीतिक नौटंकी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। एक नौटंकी इनके नेता राहुल गांधी और बहन प्रियंका गांधी ऑलरेडी करने जा रहे हैं प्रयागराज में। आप देखिएगा, ये उसी से मिलती जुलती नौटंकी कांग्रेस पार्टी कर रही है। ठीक है, लेकिन सोचने वाली बात है कि इस देश में राजनीति का ऐसा रूप, इस रेत में मर्डर को लिया जाता है, रेप को लिया जाता है, अब इस राजनीति में भगवानों को भी शामिल कर लिया गया है। जी मोहित जी बताइए क्या कह रहे हैं? मैडम 10 सेकंड मोहित भाई से मैं रिक्वेस्ट करता, सुनिए। ठीक है मोहित जी, मोहित भाई से 10 सेकंड मैं मांग ले रहा हूँ, सुनिए 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड प्लीज। देखिए अभी आपको याद होगा 3 दिन पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि राम से राष्ट्र है। सुनिए ना मैडम, पूरी बात बजाने दो। ठीक है, अभी मुख्यमंत्री जी ने बोला था राम से राष्ट्र है और राष्ट्र से राम है। अब सोचो राजनीति कौन कर रहा है? राम से राष्ट्र तो है, लेकिन ये बताओ राष्ट्र से राम है, यानी कि आप केवल एक राष्ट्र से आपने कंपैरिजन कर दिया, तुलना कर दिया। पर उस रामचंद्र जी पूरी सृष्टि के हैं भाई मेरे, इतनी छोटी मत राजनीति करो आप लोग। ये मुख्यमंत्री जी का बयान छोटी हम चाहेंगे एक बार फिर आप अपनी ये लाइन दोहराए सभी के लिए। चंचल जी जो बोला आपने अभी राम के लिए, हम चाहेंगे एक बार फिर, ताकि ये पता चले कि राजनीति अलग है, राम अलग है। मैं बताता हूँ, सुनिए। मैंने कहा अभी मुख्यमंत्री जी का बयान था राम से राष्ट्र है और राष्ट्र से नाम है। ये बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं और हमारे नितिन भाई भी बैठे हैं। नितिन भाई आपको अगर इस बात को अगर आप मुझे बता दो मुख्यमंत्री सही कहा हो, बताओ एक राष्ट्र केवल राम है? राम से राष्ट्र तो है लेकिन राष्ट्र से राम है, ये कहां बोल दिया भाई आपने? और आप बताओ एक राष्ट्र से आप जो है क्या नाम हो एक बाउंड्री में बांध रहे हो? प्रभु श्री रामचंद्र जी आदि अनंत है। लेकिन चंचल भाई एक बात आप भी तो सोचो,
आप उनको सुनिए भाई हम मेरे, चाहेंगे आप कि उनको चंचल जी कहते की इस हो, बात का आप जवाब उनको विकास कहते जी हो कि राष्ट्र से राम है। जी विकास जी बताइए और चंचल जी राजनीति की कर इस रहा है। बात का जवाब क्या है आपके पास? विकास जी देखिए, राष्ट्र धर्म निर्माण में एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है और धर्म के प्रतिबिंब हैं भगवान प्रभु श्री राम। तो राष्ट्र के राम और राम का राष्ट्र है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक ही हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ पे है कि सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है। जिन्हें निहत्ते राम भक्तों पर अरे मेरे भाई 50,000 गाय कर रही हैं। आज वो राम का नाम लेने में राम का नाम लेनी चाहिए। जिस तरीके से अनाचार अत्याचार बढ़ा है इस सरकार में गायों के ऊपर 50,000 गाय कट रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आपका विधायक कह रहा है। तब भी बीजेपी के लोगों को चुल्लू पर पानी नहीं उतरना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। हमसे डिबेट कर रहे हैं हिंदुत्व के ऊपर, क्या बात करोगे? ठीक है जी मोहित जी। विकास जी के हिंदू होने पे मुझे कतई कोई शंका नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हमारे हिंदू होने पे ये प्रश्न उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनको सबसे पहला प्रश्न अटल बिहारी वाजपेयी पर और वर्तमान में नरेंद्र मोदी पर उठाना चाहिए। क्या उनको ये हिंदू नहीं मानते क्या, जो 1991 के वर्षिप एक्ट को अपनी सरकार में लेकर के बड़े संभालते और पालते पोसते चले आ रहे हैं? और जिस तरीके से ये बातें उठा रहे हैं, इस याचिका दायर के बाद सुप्रीम कोर्ट में 17 तारीख को सुनवाई हो रही है। ठीक है मोहित जी, विकास जी, चंचल जी, नितिन जी, आप सबका डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनवाई 17 फरवरी से चालू हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना देगा। उसके बाद ये देखना होगा कि क्या चीज सही है, क्या इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिलहाल मामला ये है कि दिल्ली के जब से विधानसभा के चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस की तरफ से एक रोज नया दांव खेला जा रहा है। फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।